वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टेस्ला के यू टर्न की। मतलब अचानक से टेस्ला ने यू टर्न ले लिया और इंडिया से अपना रुख मोड़ लिया। फिर हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज की। टाटा ग्रुप कहां पे 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है उसकी बात करेंगे। फिर हम उड़ान के आईपीओ की बात करेंगे। इंडिया के होरेका सिस्टम में कुछ चेंजेस होने वाला है उड़ान के थ्रू, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की। आखिर मारुति सुजुकी कितना एक्सपोर्ट करने वाला है, क्या प्लान है और चाइना के बैन से क्या प्रॉब्लम हुआ है मारुति सुजुकी को, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे सीईओ की भी बात करेंगे जो 80.6 करोड़ रुपीस की सैलरी ले रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। आखिर सुजलॉन एनर्जी पिछले एक महीने में 27% क्यों चढ़ गया, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टेस्ला की। और टेस्ला ने ऐसा यू टर्न मारा है आप मानोगे नहीं। टेस्ला शुरू से कह रहा था कि वो इंडिया में इंटरेस्टेड है, इंडिया में अपनी कार सेल करना चाहता है। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला कि अगर आपको इंडिया में कार सेल करना है और टैरिफ से बचना है तो आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। और इलॉन मस्क मान भी गए थे। लेकिन अब हमारे मिनिस्टर का कहना है, जो हमारे मिनिस्टर हैं HD कुमार स्वामी, उनका कहना है कि टेस्ला इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो अब प्लांट नहीं खोलना चाहता, वो सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ बेचना चाहता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि शुरुआत में टेस्ला ने गवर्नमेंट स्कीम के पहले राउंड में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। इवन कि अगर आप हमारा बिजनेस न्यूज डेली फॉलो करते होगे तो हमने न्यूज भी कवर की थी कि टेस्ला इस साल इंडिया आने वाले हैं, जो भी उनका सेटअप है या फिर देखना है कि कहां पे वो प्लांट खोल सकते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है टेस्ला के साथ अगर बात नहीं बनी तो शायद स्टारलिंक के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो मर्सिडीज बेंज, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, हुंडई और किया जैसे 4 ग्लोबल कंपनीज ऐसे हैं जो इंडिया में ईवी बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और इंडिया में ईवी सेटअप करने के लिए मिनिमम 4,150 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये जो कंपनीज है वो मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अपने नए वेंचर्स में। टाटा ग्रुप यानी कि आप टाटा सन्स कह लो, क्योंकि टाटा सन्स के अंडर उनकी सारी कंपनीज आती हैं। TCS हो गया या कोई भी उनका जितना भी टाटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। तो टाटा सन्स ने ये बोला है कि वो एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और बैटरी बिजनेस में 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। और ये जो पैसा है वो इक्विटी के थ्रू दिया जाएगा। और टाटा सन्स का गोल है कि FY27 तक ये जो बिजनेसेस हैं वो टॉप 5 वेंचर्स बन जाएं और प्रॉफिट भी कमाने लगे। अगर मैं टाटा ग्रुप के FY25 के प्रॉफिट्स की बात करूं तो वहां पे थोड़ा स्लो डाउन आया। हालांकि TCS अभी भी टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर है। और वहीं पे अगर हम दूसरी न्यूज की तरफ चले, वो भी टाटा से रिलेटेड है, तो टाटा डिजिटल के लिए जो नए CEO हैं वो बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगे। अभी उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आपको नए CEO का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है गोदरेज की। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पुणे के हाई डिमांड एरिया खराडी वाघोली कॉरिडोर में 14 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है। और इस लैंड पे वहां वो लोग 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट का हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 4,200 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और ये जो एरिया है वो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये एरिया IT हब्स के पास है और रोड्स की कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि पुणे रियल एस्टेट में ना थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। और जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है खराडे वाघोली साइड में, कि वहां पे ना ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है। जैसा मुंबई में हुआ था, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही न्यूज कवर की थी, ऊपर आई कार्ड में लिंक है, कि मुंबई में जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ओवर सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो शायद वहां पे भी अभी यही सिचुएशन है। अगर आप पुणे के खराडी एरिया से हो तो आप इस बात को शायद वेरीफाई कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना कि वहां पे रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या सच में वहां पे ओवर सप्लाई है या फिर नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है उड़ान की। उड़ान बहुत ही जल्द अपना IPO लेके आने वाला है, क्योंकि उड़ान ने IPO की तैयारी कर ली है और मार्केट से $114 मिलियन भी उठाया है, वो भी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे मैकेंजी इन्वेस्टमेंट और लाइट स्पीड। और इन पैसों से उड़ान अपने FMCG और होरेका कैटेगरीज को एक्सपेंड करेगा। देखते हैं उनका एक्सपेंशन कैसा जाता है, क्योंकि उड़ान से मुझे
थोड़ी सी उम्मीद कम है। बट अगर हम ये सारी चीजें इमोशनल हटा दें या फिर जो वो कहते हैं ना इंस्टिंक्ट वाली चीजें हटा दें, तो कंपनी यानी कि उड़ान 18 महीने में ग्लोबल लेवल इबिटा प्रॉफिट टारगेट कर रहा है और उनका टारगेट है कि बहुत ही जल्द वो प्रॉफिटेबल हो जाएं। वहीं पे अगर हम FY24 की बात करें उड़ान के, तो FY24 में मतलब पूरे FY24 में, क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे FY24 में 5706 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था उड़ान ने और उसमें से 1674 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया था, लॉस। तो देखते हैं फ्यूचर कैसा होता है उड़ान का। लेकिन अगर हम आईपीओ के डेट्स की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि उड़ान का आईपीओ 2026 तक आ सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है मारुति सुजुकी की, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। बिजनेस न्यूज ये है कि मारुति सुजुकी ने अभी अभी अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और उनके अकॉर्डिंग अभी मारुति सुजुकी के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन प्रेशर नहीं है। तो जो चाइना ने अर्थ मेटल्स के ऊपर बैन लगाया था उसके वजह से फिलहाल मारुति सुजुकी के ऊपर तो असर नहीं दिख रहा है। आई होप कि टाटा और महिंद्रा के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम न आए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर ये पूरा चाइना का सिस्टम क्या है और क्यों पूरी की पूरी कार कंपनीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बिना चाइना के इंडिया में कार मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, तो ऊपर आई कार्ड में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अभी तो ये जितने भी कार कंपनीज हैं इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी, ये लोग अभी गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं बातचीत कहां तक जाती है और ये जो मैग्नेट के ऊपर बैन है उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। मारुति सुजुकी के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। मारुति सुजुकी ये टारगेट कर रहा है कि FY26 के अंदर वो 4 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट करेगा। अब देखने में मजा आएगा कि क्या 4 लाख से नीचे का नंबर आता है या फिर ऊपर का। बट जो भी जापानीज कल्चर है वहां पे जो कमिटमेंट होती है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो देखते हैं इंडिया में कितनी वैल्यू है मारुति सुजुकी के कमिटमेंट की। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे नहीं हिट किया है। अगर आप चाहते हो कि आपको डेली ऐसी ही बिजनेस न्यूज आती रहे तो फिर आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और ये बिजनेस न्यूज है सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक पिछले एक महीने में 27% तक जंप कर गया और सुजलॉन एनर्जी का प्रॉफिट वो भी 364% बढ़ा। चलते हैं अब थोड़ा सा डिटेल में। देखिए Q4 का रिजल्ट आप सभी को पता ही होगा। Q4 FY25 में सुजलॉन का प्रॉफिट 254 करोड़ से बढ़कर 1181 करोड़ रुपीस हो गया, जिसमें 600 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स गिन शामिल है। ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 73% बढ़कर 3773 करोड़ रुपीस हो गया। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, अब मतलब अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहो तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 64 से 68 रुपीस के आसपास का सपोर्ट है और 75 रुपीस के ऊपर ब्रेकआउट से स्टॉक 78 टू 80 रुपीस तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में डिप पर आपको बाई करने की सलाह दी गई है, लेकिन ये जो भी सलाह है वो न्यूज़पेपर्स और एनालिस्ट या फिर जो इस तरह के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दिया है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहो। आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करो। आपको कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिखता है तो उसको आप होल्ड कर लो 4 साल 5 साल, जहां तक आपकी रिसर्च फेल नहीं होती है वहां तक। और आपको तो पता ही है मैं हमेशा ट्रेडिंग की बातें नहीं करता और हमेशा इनसे दूर ही रहता हूँ। कभी कभी बहुत रेयर, मतलब 100 वीडियो में से शायद एक वीडियो में मैंने कभी ट्रेडिंग वाली न्यूज भी कवर की होगी तो की होगी, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिंग से शायद आपको दूर रहना चाहिए। और मैं उतना ज्यादा, क्योंकि सेबी का भी आपको पता है कोई भी ट्रेडिंग टिप्स देना लीगल नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता। हालांकि कभी कभी बहुत फेमस शेयर्स होते हैं और मैं ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता था वैसे कि अगर हम ट्रेडिंग का भी न्यूज इसमें कवर कर दिया करे तो व्यूज कैसे आते हैं, आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं आया, ये सारी चीजें आप कमेंट में बताना। अगर लोग ज्यादातर कमेंट करेंगे कि नहीं, अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है जिसमें ट्रेडिंग का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो आप कवर कर दिया करो, तो फिर हम वो भी कवर कर देंगे। वरना हम सिर्फ फंडामेंटल वाली चीजें कवर करेंगे, टेक्निकल चीजें साइड रख देंगे। और दूसरी चीज ये कि हम हर संडे 4 बजे लाइव करते हैं, वहां पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट शायद हम वो लाइव बंद भी कर सकते हैं। लेट्स सी, 1-2 संडे और मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि लाइव में उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितना व्यू नॉर्मल डेज पे आ जा रहा है। तो फिर लाइव पे 1 घंटे वेस्ट करने का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बट कुछ लोग हैं जो लाइव में आते हैं तो मैं सिर्फ उनके लिए कुछ दिन और लाइव करूंगा। और अगर इस पीरियड में आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि
आपके किसी सेलेक्टेड स्टॉक के बारे में हम कुछ फंडामेंटल रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाएं तो फिर आप हमें बता सकते हो। जो हमारा पहला लाइव सेशन हुआ था उसमें हमने BSE के बारे में डिस्कस किया था। BSE आपको पता है ये भी लिस्टेड है NSE में, BSE का स्टॉक। तो हमने उसके बारे में रिसर्च की थी और उसका सारा डिटेल लेखा जोखा हमने पहला वाला जो लाइव वीडियो है उसमें किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप शॉर्ट वाला मत देखना, आप लॉन्ग फॉर्मेट वाला लाइव देखना। खैर अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज पे, और ये बिजनेस न्यूज तो आपका होश उड़ा देगी। यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप CEOs के इनकम की। देखिए एक CEO है जो TCS और विप्रो के CEO से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, और ये जो इंक्रीज है उनके पेमेंट का, क्योंकि अभी अभी FY25 में इनकी जो सैलरी है वो 22% बढ़कर 80.6 करोड़ रुपीस हो गई, और ये इंक्रीज मेनली स्टॉक ऑप्शंस एक्सरसाइज करने से हुआ है। आप समझ लो 80 करोड़ की सैलरी लगभग 100 करोड़ को टच करता हुआ, और ये सैलरी TCS और विप्रो के CEO से भी ज्यादा है। और उस कंपनी का जो मीडियन एम्प्लॉय है, अगर उनके सैलरी से कंपेयर करो तो उस कंपनी के मीडियन एम्प्लॉयज के सैलरी से 752 टाइम्स ज्यादा कमा रहा है उनका CEO। हालांकि CEO तो ज्यादा पैसे कमाएंगे ही, बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। और कंपनी का नाम है इन्फोसिस और CEO का नाम है सलील पारेख। तो अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। और इन्फोसिस का तो आपको पता ही है 15,000 फ्रेशर्स भी हायर किए हैं इन्फोसिस ने। और सच बताऊं तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कंपनी का CEO बनने का, मतलब बिग कंपनीज का भी। तो जो मेरी 2-3 कंपनीज हैं उसमें तो मैं उनको चलाता ही हूँ, बट एक फील आता है यार, मतलब आप एक एग्जीक्यूशन कर रहे हो, मतलब मेरी मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बट मैं बड़े लेवल पे भी काम मैंने उतना ज्यादा नहीं किया है, बट एक बार करना चाहूंगा। लेट्स सी लाइफ में अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। बाकी आप बताओ, आपको अगर CEO बनने में इंटरेस्ट है तो फिर आप कैसे बन सकते हो, कमेंट में देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टिंग आंसर्स देते हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज पसंद आती होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो हमें। और लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।